नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाटिका में। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है भाषा की मूल इकाई क्या है। मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? यूपीएससी 2018 मृतक आश्रित में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग उत्तर बोलते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे। संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। 4 ऑप्शन थे: संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है? संकेत, वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि। तो कौन सी होगी? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियाँ हैं। कितनी हैं वर्णलिपियाँ हिंदी भाषा में? 44, 33, 52 या 11। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्णलिपियाँ हैं? मैंने आपको ये पढ़ाया है कि हिंदी भाषा में 52 वर्णलिपियाँ हैं। कौन कौन सी होंगी? 11 स्वर हो गए, ठीक है। 25 स्पर्शी व्यंजन, ध्यान से देखिए, 11 स्वर, 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, संयुक्त भी व्यंजन है। 2 द्विगुण और 2 अयोग। वाह, काउंट कीजिए। 2 2 4 4 8 4 12 4 16 5 21 1 22 22 30 52, ठीक है। 11 स्वर, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 व्यंजन, 4 संयुक्त, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 2 द्विगुण और 2 अयुग्म, ठीक है। इस प्रकार हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हो गई? अगर पूछेगा कुल वर्ण कितने हैं तो भी 52 ही होगा। वर्ण लिपियाँ पूछेगा तो भी 52 ही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा था। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग। बताइए इसका उत्तर। स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या विसर्ग। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो ठीक है, किस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है? व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। तो एक से अधिक वर्ण हो गए इसमें। जैसे व्यंजन क्या है? क है, तो क में आ जुड़ता है तब यह का वर्ण बनता है, ठीक है। जब इस का व्यंजन में आ स्वर जुड़ता है तब यह का वर्ण बनता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में कौन सा स्वर अंतर्निहित होता है? आ स्वर अंतर्निहित होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी पूछता है तो आप इसे भी बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके: अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है आपके: शब्द, मात्रा, स्वर, वर्ण। ये टीजीटी का क्वेश्चन था। आप बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता है
कि भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई, यहाँ पर सार्थक शब्द लगा देता है, यहाँ पर सार्थक शब्द अगर लगा देता है भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया शब्द, वाक्य, स्वर, वर्ण। बताइए इन चारों में से क्या उत्तर सही होगा। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द होगी। एक क्वेश्चन अगर यहीं पे और पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे मान लीजिए ऐसे पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं वाक्य, शब्द, अक्षर, ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, वाक्य। यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखिए एक ही प्रकार के। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण कहा जाएगा। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई पूछेगा तो क्या कहा जाएगा, शब्द। उत्तर क्या होगा, शब्द। भाषा की सार्थक इकाई पूछेगा तो उत्तर होगा वाक्य, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई पूछेगा तो वाक्य, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई पूछेगा तो शब्द, भाषा की लघुत्तम इकाई पूछेगा तो हो जाएगा वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 6, 8। इसका उत्तर बताइए। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार हैं। हिंदी में ध्वनियों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, ठीक है। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है। हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन हैं आ, ई, उ, ई, री, आ, उ, ए, आ, च, री। आपके ऑप्शन ये हैं। तो आप बताइए हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है या कौन से वर्ण स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, री। कौन सा होगा, ई, री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी जितने वर्ण हैं सभी पुल्लिंग होंगे। शेष सभी वर्ण वो पुल्लिंग होंगे। लेकिन ई और री, यह वर्ण जो है, यह तीनों वर्ण जो हैं वह स्त्रीलिंग होंगे। यह तीनों वर्ण कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। पूछता है अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। ऑप्शन है आपका 10, 13, 11, 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आपका 11 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बचपन में हमने वर्णमाला जब पढ़ा तो उसमें स्वर वर्ण जब पढ़ते थे तो कभी कभी आ, ई, उ, री, ए, ओ, के साथ अंग अह को भी जोड़कर पढ़ लेते थे। तो इस प्रकार 13 स्वर वर्ण कह देते थे। लेकिन अंग अह स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। क्या है ये, यह है अयोग वाह, ठीक है। अयोग वाह क्या होता है, मतलब जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, ठीक है। जो ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो। तो आप क्या बताएंगे, स्वर वर्ण कितने हैं, 11 स्वर वर्ण हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में
निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? आपका ऑप्शन है उ, ई, औ, आ। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर मैंने आपको पढ़ाया है, मेरा वीडियो देखिएगा, वर्णमाला का कंप्लीट उसमें कवर किया है, पूरी वर्णमाला कंप्लीट चैप्टर उसमें कवर किया है, बहुत अच्छे से बताया है। अयोगवाह क्या होता है, वर्च क्या होता है, और इस प्रकार जो भी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म, अर्धस्वर क्या होता है, सब कुछ बहुत ही कंप्लीट डिटेल में बताया है। थ्योरी सेक्शन वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ उसका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर होगा औ। स्वर वर्णों में संयुक्त स्वर क्या होता है? देखिए, स्वर आपने पढ़े हैं अ, ई, उ, री, ठीक है। यह कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक है। यह कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो जितने भी स्वर हैं वह जो है दीर्घ स्वर है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सा स्वर होगा? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यह क्या होगा? यह होगा दीर्घ स्वर, ठीक है। एक और प्रकार होता है, वो होता है प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर यानी कि ह्रस्व से 3 मात्रा का टाइम, तिगुना टाइम लगे बोलने में, तो वो प्लुत स्वर होता है। पहले इसको समझिए, दीर्घ स्वर क्या है। दीर्घ स्वर में मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ को मूल दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर। जबकि वहीं इन 4 वर्णों को, इन 4 स्वर वर्णों को संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त या संधि दीर्घ स्वर कहेंगे, संयुक्त या संधि दीर्घ स्वर कहेंगे। संयुक्त या संधि दीर्घ स्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि ए वर्ण जो है, ए वर्ण जो है आ धन ई से बनेगा, ठीक है। ऐ वर्ण जो है आ धन ए से बनेगा, ठीक है। ओ आ धन ऊ से बनेगा, औ आ धन ओ से बनेगा, औ, ठीक है। तो यह क्या हो जाएंगे? संयुक्त वर्ण हो जाएंगे। तो प्रश्न क्या पूछता है कि निम्न में संयुक्त स्वर वर्ण कौन सा है? तो आप संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन से पढ़े हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ध्यान से देखिए इसको कैसे बना है। आ ई से मिलकर ए बना है, आ ए से ऐ बना है, आ उ से ओ बना है, आ उ से औ बना है, ठीक है। यहाँ पर गुण संधि होता है और यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। संधि सेक्शन में इसको अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल इसको आप देख लीजिए। ह्रस्व स्वर या फिर इसी को कहते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या इसी को कहते हैं मूल स्वर। संख्या कितनी है इनकी? 4 है, ठीक है। अगर पूछेगा मूल दीर्घ स्वर कितने हैं तो 3 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ठीक है। संयुक्त संधि या फिर संयुक्त स्वर या फिर संधि दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो गया। आइए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण, अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण यूपी ट्रिपल सी वीडियो 2018 में पूछा गया था। जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपका ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, विसर्ग या संज्ञा। करेक्ट आंसर क्या होगा? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी 2018 वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा? स्वर। स्वर जो है इनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता से होता है और यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्वर होते हैं, एक प्रश्न पूछा था, सभी स्वर होते
हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? ऑप्शन है आपका दीर्घ, अघोष, दीर्घ, अघोष, महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद कितना है? मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद, स्वरों का भेद है। स्वरों का भेद कितना है? कितने प्रकार के स्वर होंगे? 2, 4, 6, 2, 4, 6 आपका ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व यानी कि एक मात्रिक स्वर होता है, ठीक है, एक मात्रिक। ये द्विमात्रिक। दीर्घ स्वर होता है द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर को क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, ओम क्या है? प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर आपने देखा, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं, आई यू री, ठीक है। दीर्घ स्वर आपने देखा। प्लुत स्वर क्या होता है? त्रिमात्रिक होता है। तो इस प्रकार मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद कितना हो गया? 3 हो गया। प्लुत स्वर जो हैं इनका प्रयोग अमूमन हिंदी में नहीं किया जाता है, हिंदी भाषा में नहीं होता है। हिंदी भाषा में होता है, परंतु जनरली इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में, संस्कृत भाषा में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। या फिर जैसे कोई कहानी वगैरह लिखते टाइम उसमें पुकारने के संबंध में प्लुत, जैसे हे राम, तो पुकारने के संबंध में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन है UPSSC JEE 2016 का, ठीक है। UPSSC JEE 2016 का। आपके ऑप्शन हैं, आप बताइएगा। ऑप्शन है ऊ को, ई को, बड़े ई को या फिर आ को। मध्य स्वर किसे कहेंगे? मध्य स्वर किसे कहेंगे? तो मध्य स्वर हो जाएगा आपका आ को मध्य स्वर कहेंगे। मध्य स्वर क्या होता है? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण जो है वह 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? एक है अग्रस्वर, एक है अग्रस्वर, एक है मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्या है? जिह्वा के जिन स्वरों के उच्चारण में ऐसा प्रतीत हो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित हो रहा है वह स्वर वर्ण, तो वह स्वर वर्ण होगा, ठीक है। मध्य भाग से उच्चारित प्रतीत हो तो वह मध्य स्वर वर्ण होगा, और पश्चिम भाग से उच्चारित प्रतीत हो तो वह पश्च स्वर वर्ण होगा। इसको आप बोलकर देखेंगे, आपको अच्छा मतलब स्पष्ट हो जाएगा तब, ठीक है। तो अग्रस्वर में क्या क्या आता है? अग्रस्वर में आता है ई, ऊ और ऊ। मध्य स्वर में एक ही स्वर वर्ण आता है, वह होता है आ, ठीक है। पश्च स्वर में आ, पश्च स्वर में हो जाएगा आ, पश्च स्वर में हो जाएगा आ, ऊ, ओहो यहाँ गलत हो गया। अग्र स्वर में होता है ई ए, ठीक है। अग्र स्वर में, इसको करेक्ट कर लीजिए। अग्र स्वर में होता है ई ए, मध्य स्वर में होता है
एक स्वर वर्ण होता है आ। पश्च स्वर में होता है आ, उ, और कौन सा होगा, ओ और आओ। ठीक है। एक आगत स्वर भी होता है, वह भी पश्च स्वर में ही आएगा। आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से लिया गया स्वर है। जैसे कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए, जैसे ऑफिसर, ऑफिस, इनको बोलने या उच्चारित लिखने में जो है इस स्वर वर्ण की सहायता से इन शब्दों को लिखा जाता है। इसलिए इसको जो है अंग्रेजी भाषा से ले लिया गया हिंदी भाषा में सुविधा के लिए, लिखावट की सुविधा के लिए। ठीक है। तो ये आगत स्वर मतलब लिया गया कहाँ से, ये अंग्रेजी से लिया गया स्वर है। ठीक है। तो अग्रस्वर में आपने क्या क्या देखा, अग्रस्वर में आपने क्या देखा, अग्रस्वर में आपका हो जाएगा ई ए ए, ई ए। मध्य स्वर में क्या हो जाएगा आ। पश्च स्वर में हो जाएगा आ, उ, ओ, औ। ठीक है। और आगत स्वर आ। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्वर वृत्तमुखी है, निम्न में कौन सा स्वर वृत्तमुखी है। ठीक है। आपके ऑप्शन हैं आ, ई, उ या फिर ए। आ, ई, उ, ए। तो वृत्तमुखी क्या होगा, वृत्तमुखी में होगा उ। आपका कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। वृत्तमुखी में कौन सा स्वर वर्ण आएगा, उ। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को दो कैटेगरी में डिवाइड, यह भी प्रश्न पूछा था कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में, दो भागों में। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर एक है वृत्तमुखी, एक है आवृत्तमुखी, एक है वृत्तमुखी, एक है आवृत्तमुखी। ठीक है। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या होगा, कौन कौन से स्वर वर्ण आएंगे, और आवृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर वर्ण आएंगे, बोलकर देखिए। वृत्तमुखी में हो जाएंगे उ, ओ, आओ, ओ, आओ, उ। बोलने पर ओष्ठ जो है वो वृत्ताकार हो रहा है, तो वह वृत्तमुखी स्वर वर्ण। ऐसे चार स्वर वर्ण हैं। बाकी शेष जो हैं वो आवृत्तमुखी स्वर वर्ण हो जाएंगे। बाकी शेष में कौन कौन से स्वर वर्ण आएंगे, आ, मुंह पूरा खुला है आ बोलने में, तो यह जो है आवृत्तमुखी, इसमें ओष्ठ जो है वह वृत्ताकार नहीं हो रहा है। तो आ, ई, इसमें भी वृत्ताकार ओष्ठ का जो आकार है वो वृत्ताकार नहीं हो रहा है। ई, और कौन सा, ए, ठीक है। तो अर्थात वृत्तमुखी में क्या क्या हो जाएगा, उ, ओ, औ। आवृत्तमुखी में कौन कौन सा हो जाएगा, आ, ई, ए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्वर वृत्तमुखी है, तो उ हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है, निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है। समृद्ध, विवृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृद्ध। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है इसके पिछले वीडियो में, थियरी सेक्शन में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है। आपका ऑप्शन है आ, आओ, ई, ऐ। कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। समृद्ध का मतलब क्या है, जिसमें मुखद्वार जो है लगभग बंद हो। मुखद्वार जो है, मुखद्वार लगभग बंद हो, तो समृद्ध स्वर वर्ण कौन सा हो जाएगा। समृद्ध में कौन कौन सा हो जाएगा, मुखद्वार जिसमें बंद हो सकता है। सारी स्वर वर्ण बोल कर देखिए किसमें मुखद्वार बंद है, तो आप पाएंगे ई, उ। यही चार स्वर वर्ण ऐसे हैं जिसको बोलने पर मुखद्वार लगभग
बंद होता है, और एक स्वर वर्ण ऐसा आता है जिसको बोलने पर मुखद्वार पूरा खुला रहता है, और मुखद्वार पूरा खुला हो तो उसको क्या कहेंगे? विवृत कहेंगे। समृत का जस्ट अपोजिट विवृत होगा। दो और बचता है मुख विवर के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है। यह क्वेश्चन पूछ लिया था, मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 4 भाग में। कौन कौन से? समृत, विवृत, अर्ध समृत और अर्ध विवृत। अर्ध समृत और अर्ध विवृत, ठीक है। तो समृत में क्या हो जाएगा? ई ई उ ऊ। विवृत में क्या हो जाएगा? आ। अर्ध समृत में क्या हो जाएगा? अर्ध समृत में क्या हो जाएगा? ए ओ। अर्ध समृत अर्थात समृत से थोड़ा अधिक मुखद्वार खुला हो और अर्ध विवृत से थोड़ा कम मुखद्वार खुला हो। तो अर्ध समृत में कौन कौन से स्वर वर्ण आ जाएंगे? ए और ओ। बचा कौन सा स्वर वर्ण? बचा है जो वह है आ, ए और औ। इसमें मुख द्वार जो है अर्ध समृत से अधिक खुला है, विवृत से कम खुला है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझाया हूँ थ्योरी सेक्शन में, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भागों में। एक प्रश्न हो गया। समृत स्वर वर्ण कौन सा है? ई ई उ ऊ, ठीक है। विवृत स्वर वर्ण कौन सा है? आ, बड़ा आ। अर्ध समृत स्वर वर्ण कौन सा है? ए ओ। अर्ध विवृत कौन सा हो जाएगा? आ, ए ओ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में, जैसे एक प्रश्न इसी में पूछ लिया, निम्न में विवृत स्वर निम्न में विवृत स्वर कौन सा है? ठीक है, एक प्रश्न पूछ लिया, निम्न में विवृत स्वर कौन सा है। तो अभी जस्ट आपको बताया हूँ समृत, विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए क्या होगा। निम्न में विवृत स्वर कौन सा है? विवृत में क्या आता है? एक ही स्वर वर्ण आता है। ये बहुत ही आसान है। विवृत में एक ही स्वर वर्ण आता है, वह है आ, ठीक है। विवृत में एक ही स्वर वर्ण आता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। मात्रा स्वर को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देखिए, ऑप्शन है आपका वर्ण, ठीक है, रूप, शब्द या समरूप, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, रूप, शब्द, समरूप। करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समरूप। समरूप को ग्रेफीम भी बोलते हैं। समरूप को क्या बोलते हैं? ग्रेफीम बोलते हैं। ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। नागरी हिंदी भाषा कौन सी लिपि है? नागरी लिपि है, ठीक है। कौन सी लिपि है? नागरी लिपि है। नागरी लिपि में क्या है? मात्रा पद्धति है। नागरी लिपि में क्या है? मात्रा पद्धति क्या है? अब मात्रा क्या है? मात्रा कुछ और नहीं है। मात्राएं स्वरों का प्रतीक होती हैं। मात्रा क्या है? स्वरों का, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर लिखना। स्वरों का, मात्रा क्या है? स्वरों का प्रतीक। मात्राएं क्या है? स्वरों का प्रतीक है। जैसे जब कोई व्यंजन वर्ण लिखा जाता है, ठीक है, जब कोई व्यंजन वर्ण किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर तो लिखा नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए पा लिखा गया है, ठीक है, तो पा के साथ ऐसा तो लिखा नहीं गया है, पा के साथ बड़ा आ लगा है, लेकिन पा के साथ यह लिपि वर्ण लिखा नहीं गया है। पा के साथ लगाया क्या गया है? पा के साथ जो लगाया गया है वही मात्रा है। और ये मात्रा किसके बदले में लगाई गई है? तो इस लिपिवर्ण के बदले में लगाई गई है। यह लिपिवर्ण है क्या? यह लिपिवर्ण है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्णों के ही संकेत के रूप में जो चीज़ लगाया जाता है व्यंजन वर्णों के साथ, वह क्या है? मात्रा है, ठीक है। मात्राएं कितनी होती हैं? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्राओं की हिंदी वर्णमाला में
हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं हैं? आपके ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। ठीक है, स्वर कितने हैं आपके हिंदी वर्णमाला में? स्वर कितने हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग फटाक से। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं हैं? आपने पढ़ा कि स्वर जो है वह है 11। ठीक है, लेकिन मात्राएं जो होंगी वह होंगी 10 ही। क्यों 10 होंगी? मात्राएं 10 क्यों होंगी? मात्राएं इसलिए 10 होंगी क्योंकि जो आस्वर वर्ण है, आ और आ स्वर वर्ण जो है, इनका जो मात्रा संकेत है, इसका जो संकेत है वह हो जाएगा ऐसा। ठीक है, एक ही मात्रा। जैसे अगर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पा ही लिख रहा हूँ, तो पा धन आ से पा बना है, तो इसका संकेत जो है वह ये है, ये मात्रा, ये संकेत चिन्ह है। और अगर यहीं पर पा लिख रहा हूँ अर्थात पा धन आ, तो इसका भी संकेत यह है। ठीक है, इसका भी संकेत यही है, यही मात्रा है। तो आ और आ का संकेत एक ही मात्रा हो गई। तो 2 के बदले में एक ही मात्रा अगर हो गई तो स्वर वर्ण हुए कितने? 11। और इनमें 2 के बदले एक ही मात्रा संकेत हो गई, तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? बाकी के अलग अलग मात्रा संकेत हैं, लेकिन इन 2 के एक ही मात्रा संकेत है। इन 2 स्वर वर्णों के एक ही मात्रा संकेत है। तो मात्राओं की संख्या 10 होगी, लेकिन स्वर वर्णों की संख्या जो है वह 11 है। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होंगी। ठीक है, जैसे आ की मात्रा हो गई, ठीक है, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, और कौन सी मात्रा है? और कौन सी मात्रा है? ए, और कौन सी? ए, और ओ, और आओ, ओ और आओ। ठीक है ना, ठीक है ना। तो कितनी मात्राएं आपकी होंगी? तो 10 मात्राएं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, 33, 41, 36। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 अभी हटा देते हैं, 37। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ले लीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होंगी? मूल व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में वह 33 ही है। कौन कौन से मूल व्यंजन है? कौन कौन से मूल व्यंजन है? स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्शी की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4। तो 25, 4, 29, 4, 33। मूल व्यंजनों की संख्या यही है। बाकी व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त कितना? 4, द्विगुण 2, अयोग हुआ 2। अब अगर संयुक्त रूप से व्यंजनों की संख्या पूछेगा तब कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या, तो आप 33 ही उत्तर बताएंगे, 41 नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों बताएंगे? क्योंकि मूल व्यंजनों की जो संख्या है वह 33 ही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपका ऑप्शन है
या क री आ। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको कितना बताया? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी बताई? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। कौन कौन से? य, र, ल, व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? या। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर या हो जाएगा। ठीक है। इसी अंतस्थ व्यंजन में या व को अर्धस्वर बोलते हैं और र को लुंठित बोलते हैं और ल को पार्श्विक बोलते हैं। ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है ना? र को पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है। आप मेरा वर्णमाला पर जो थियरी क्लास है उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है कि अर्धस्वर क्या है, लुंठित क्या है, अयोगवाह क्या है। ठीक है। सब कुछ और पूरा एकदम कंप्लीट चैप्टर है उसमें। ठीक है। तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में जैसे अगला प्रश्न आ गया, निम्न में अर्धस्वर है। ठीक है। सेम रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ठीक है। आपके ऑप्शन हैं र, क, ल, व। र, क, ल और व। ठीक है। र, क, ल और व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्विक में हो जाएगा ला। पार्श्विक में हो जाएगा ला। कैसे? पार्श्विक क्यों कहते हैं इसको? पार्श्विक इसलिए कहते हैं जब आप ल वर्ण का उच्चारण करेंगे ला, तो जिह्वा जो है मुखद्वार के मध्य में आ जाती है। जिह्वा मुखद्वार के मध्य में आती है तो जो प्राणवायु अंदर से निकल रही होती है वो जिह्वा पर अवरोध पा करके जिह्वा के पार्श्व से निकल जाती है। जिह्वा के पार्श्व से निकल जाती है। ऐसा सिर्फ एक ही वर्ण है जिसमें ऐसी स्थिति होती है, वह कौन सा है? ला। तो ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण क्यों कहते हैं आपको समझ में आया? ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? ठीक है। निम्न में लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन है या, र, ला, वा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित किसे कहते हैं? ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा जो है तेजी से लड़खड़ाती हो, वह वर्ण लुंठित, या जिह्वा में प्रकंपन होता है तो उसे प्रकंपित वर्ण कहेंगे। तो कौन सा वर्ण होगा ऐसा? 52 वर्णों में से कौन सा वर्ण ऐसा होगा जो लुंठित या प्रकंपित होगा? जब आप सभी वर्णों को बोलकर देखेंगे तो सिर्फ एक वर्ण पाएंगे, र, जिसमें जिह्वा तेजी के साथ प्रकंपित या फिर लड़खड़ाती है, इसीलिए इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में ऊष्म वर्ण है। निम्न में ऊष्म वर्ण है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। जैसे ये यूपीटेट 2018 फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट में आया था। ठीक है। ये लोअर पीसीएस 2018 में भी पूछा गया था। निम्न में ऊष्म वर्ण है। ठीक है। आपके ऑप्शन हैं य, र, स, आ। ऊष्म वर्ण क्या होगा? ऊष्म वर्ण होगा सा। ठीक है। ऊष्म वर्ण क्या होता है? ऊष्म की संख्या 4 है। ऊष्म वर्णों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन से हैं? स, और हा। ठीक है। स और हा। ठीक है। ऊष्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण मुखांगों में घर्षण से होता है। ठीक है। तो घर्षण की होने की वजह से
ऊष्म होता है, घर्षण के ऊष्म की वजह से होता है, तो इसीलिए इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, घर्षण की वजह से या फिर संघर्षी, इसको ऊष्म वर्ण या फिर संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण या फिर संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न तो ऐसे भी बन सकता है कि ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी बताएंगे? 4। कौन कौन सी? स और हा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 6, 8। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्या कहेंगे इनको? इनको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों हुआ? क्योंकि यह जो है 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। 2 व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? इन चारों व्यंजन वर्णों में सभी में 2-2 व्यंजन वर्णों से सभी व्यंजन वर्ण बने हैं। तो कौन सा होगा 2 व्यंजन वर्ण? छ किससे बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, ध्यान से देखिए। छ किससे बनेगा? क धन षटकोण वाले सा से। ठीक है, क धन सा से। त्र किससे बनेगा? त धन र से। ठीक है, ज्ञ किससे बनेगा? ज्ञ बनेगा ज धन न्या से। ठीक है, ज धन न्या से। ठीक है, स्र किससे बनेगा? स धन र से। गलती कहाँ होती है यहाँ पे? गलती आप लोग यहाँ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न हो गया कि छ संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन दे दिया क धन सा। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। एक ऑप्शन हो गया क धन सा। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया क धन सा। ठीक है, दोनों में हलंत लग गया। एक ऑप्शन हो गया क धन सा। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया क धन सा। आप गलती कहाँ करते हैं? गलती यहाँ कर देते हैं कि जैसे लगाना होता है पहले व्यंजन वर्ण में हलंत और दूसरा व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है, लेकिन लगा देते हैं आप दूसरे व्यंजन वर्ण में हलंत पहला में, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में यही दिखा का धन सा, तो इसी पे लगा दिए। चारों ऑप्शन बकायदे देख लीजिएगा, उसके बाद ही करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क धन सा। का पर जितने भी पहले व्यंजन वर्ण होंगे सब में हलंत लगा होगा, सभी व्यंजन वर्ण आधे होंगे, क्योंकि ये दूसरे में जुड़ रहा है पहला व्यंजन वर्ण, तो सारे पहले व्यंजन वर्ण जो है वो आधे होंगे। ठीक है, तो सब में हलंत कहाँ लगेगा? पहले वाले में, का में, ता में, जा में और सा में। ठीक है, तो छ किससे बनेगा? का और सा से। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संयुक्त वर्ण। अभी आपने पढ़ा। ठीक है, संयुक्त वर्ण। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह है 4। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन सा है? प्रश्न पूछा, निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ड, ड, ड़, ढ और छ। आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही ऑप्शन का चयन कीजिए। कौन सा सही होगा?
ड़ा। द्विगुण व्यंजन जो होगा, द्विगुण व्यंजन जो होगा, द्विगुण की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से होंगे? ड़ा और ढ़ा। जब डा के नीचे और ढा के नीचे बिंदी लग जाती है तो वह द्विगुण व्यंजन हो जाता है। ड़ा और ढ़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है, ढा और डा नहीं पढ़ा जाएगा, ड़ा और ढ़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। द्विगुण क्यों कहा जाता है? द्विगुण इसलिए कहा, एक तो ये हिंदी और अरबी दोनों भाषाओं में प्रयुक्त है, ठीक है। और जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा पहले ड़ा, बोलिए, जिह्वा पहले ऊपर उठेगी फिर मूर्धा को टच करके तेजी से नीचे की तरफ गिरेगी तो वह द्विगुण व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे 2 ही व्यंजन वर्ण होंगे। कौन कौन से होंगे? ड़ा और ढा, ड़ा और ढा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में हो ना ही व्यंजन में हो, ना स्वर में हो ना ही व्यंजन में हो, वह ध्वनियाँ होंगी, ठीक है। आपके ऑप्शन है, मैंने इसके जस्ट पहले बताया कि द्विगुण में ड़ा और ढा, ठीक है। यह द्विगुण इसलिए भी है क्योंकि इनका प्रयोग जो है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाएं में होता है। अरबी मैंने गलत बताया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, हिंदी और फारसी में, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर तेजी के साथ नीचे आकर छिप जाए, इसका एक नाम होता है उत्क्षिप्त, ठीक है, इसका एक नाम होता है उत्क्षिप्त, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी और फारसी है, हिंदी और अरबी नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अयोगवाह। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या है 2। अयोगवाह होता है अंग और अह, ठीक है। अयोगवाह की संख्या है 2। अयोगवाह होता क्या है? अंग और अह, ठीक है। अंग को क्या बोलते हैं? अंग को बोलते हैं अनुस्वार, और अह को क्या बोलते हैं? अह को बोलते हैं विसर्ग, अंग को बोलते हैं अनुस्वार, अह को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई के एग्जाम अभी 2017 में जो हुआ था, उसमें पूछा गया था कि द धन आ धन का द में हलंत है, का में हलंत है, आ में हलंत नहीं है। आगे सा धन आ बराबर क्या बनेगा? ठीक है, बराबर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? द धन आ, यहां से तो बन गया द, ठीक है। का धन सा धन आ, तो इस सा धन आ से तो बन गया सा, ठीक है। और इस का धन सा से क्या बनेगा? इस का धन सा से क्या बनेगा? कौन सा संयुक्त वर्ण बनेगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण बनेगा। अभी आपको संयुक्त व्यंजन वर्णों में मैंने छ, त्र, ज्ञ और स्रा, इन चारों को बताया, ठीक है। तो इस का और सा से क्या बनेगा? छ बनेगा। तो यह शब्द जो हो जाएगा दक्ष हो जाएगा, ठीक है, दक्ष। एक प्रश्न आप सभी से पूछता हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक प्रश्न आया था, किस वाक्य में एक वचन, प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ठीक है, आपके ऑप्शन है
इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और जिसका करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, लड़के बोले, दूसरा ऑप्शन है लड़के ने कहा, दूसरा ऑप्शन है लड़के ने कहा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है लड़कों ने कहा, तीसरा ऑप्शन है लड़कों ने कहा। चौथा ऑप्शन है आपका लड़के, चौथा ऑप्शन है आपका लड़के ने लड़कों से कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। यह प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए, आपको हिंट दे रहा हूं। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो पूरे के पूरे वाक्य में पूछ रहा है, ना कि किसी एक शब्द में। ठीक है, आपका हिंट यही है, पूरे के पूरे वाक्य में पूछ रहा है। इस आधार पर आप इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्णमाला का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वर्णमाला का बहुत सारे क्वेश्चंस अभी शेष हैं, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण वगैरह, और उच्चारण स्थान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, तो उसको एक अलग वीडियो में मैं बना दूंगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वर्णमाला इन 2 वीडियोज़ में कवर हो जाएगी। और इन्जॉय कीजिए आप लोग इस लेक्चर को, और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।